तो दोस्तों, RS 2023 की जो प्रीलिम्स की सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, जो क्विक रिवीजन वाली, उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपके वेरियस टाइप के एक्ट। जो वैसे तो देखें तो 2016 के अंदर तो इसमें एक सेम ही पेपर के अंदर आपके दो एक्ट एक साथ पूछ लिए गए थे, और उसको इम्पोर्टेंस है वो कोई अभी इसका ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। पॉलिटी के अंदर भी है आपका, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने की 101% अपन कह सकते हैं कि इस बार आ सकता है इसके अंदर से। और हम इस एक्ट के कुछ PYQ है उनको साथ में मिला के हम डिस्कस करेंगे। तो भाई पहले PYQ क्या पूछे हुए हैं इसके अंदर और उसके आंसर क्या होने हैं, और वही आपकी जो पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस किए थीम बेस्ड स्टडी आप कह सकते हैं। जो पहले आपके थीम आई हुई है उसी थीम को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि इन केस वापस ऐसी थीम आए तो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेज है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो आपका कंपनी का रूल था जो 1773 से लेकर 1858 तक, और उसके बाद में आपका जो है क्राउन ने टेक ओवर किया था 1858 से लेकर 1947, जब तक हम आज़ाद हुए थे तब तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो PYQ में आए हुए हैं आपका। और अभी तक जो ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आपके 2016 के। एक तो 36 नंबर पे क्वेश्चन था ये, जैसे कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस 1919 के एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पे जो बोली गई है वो उसमें नहीं थी। तो आपको इसका अंदर आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसको पता है वो पहले दे सकते हैं, और जिसको वीडियो देखने के बाद देना है वो वीडियो देखने के बाद दे सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आंसर आपको ज़रूर देना है। दूसरा इसका क्वेश्चन जो है, वन अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए सैलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक ही साल के अंदर एक सेम प्रीलिम्स के अंदर 2016 का प्रीम के अंदर आपके दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसी एक्ट से। ठीक है, तो हम ये दो एक्ट तो 1919 वाला और 35 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। कुछ हम इसके बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं, जैसे कि कंपनी रूल कैसे स्टार्ट किया था, थोड़ा सा क्विक रिविजन सा हो जाएगा। उसके अंदर मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा कि कौन सी चीज़ जगह है, कोई पर्टिकुलर जगह पहली बार हुई है या कोई इंपॉर्टेंट उसमें से एस्पेक्ट निकल के आ रहा है। तो हम उस टाइप की चीज़ों को है हाईलाइट करके चलेंगे, ताकि इस बार आने के उनके चांसेज है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेज बिल्कुल ही जीरो हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना द कंपनी रूल, जो 1773 से स्टार्ट हुआ, 1858 तक आपका स्टार्ट हुआ। वैसे मैं इस कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि आपका एडवेंट ऑफ द यूरोपियन करके एक चैप्टर है स्पेक्ट्रम की जो किताब है, उसके अंदर आप यदि उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड पहुंचोगे 1600 तक, भाई कौन कौन सी यूरोपियन पावर है हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर आई थी, और किसने कौन कौन से बैटल लड़े थे। तो RS का क्या होता है, थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का रहता है आपका पेपर, और तो वहाँ से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको वहाँ पे देखना है, और बैकग्राउंड के अंदर जैसे कीवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्या क्या देखना है। जैसे कि कंपनी रूल जो है आपका 1600 के अंदर स्टार्ट होता है। ये आपका चार्टर जो इनका कोर्ट ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी 31 दिसंबर 1600 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका धीरे धीरे एज ए ट्रेडिंग कंपनी बनती है ये। और एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि किस मुगल रूलर के टाइम में थॉमस रॉय जो है आया था परमिशन लेने के लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, किस मुगल रूलर के टाइम में आया था, ये आपसे ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर बताना है, और ये आ सकता है। फिर इसके बाद में इस कंपनी की जो रूलिंग बॉडी है वो ट्रांसफर हुई 1765 के अंदर। इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दो बैटल के जो है बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आपको जो करना है, एक तो बैटल ऑफ प्लासी एंड दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों हिस्टोरिकल बैटल है, इनके आपको डेट भी पता होनी चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। फिर आपके दो कीवर्ड है यहाँ पे, और कीवर्ड क्या है, कीवर्ड के अंदर अपने को देखना है कि भाई ये जो दीवानी है ये क्या है, और एक दूसरी और है निजामत। निजामत
निजामत क्या है? देखो, दीवानी के अंदर तो घूम फिर के बात है कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक। ये कंपनी ने है अपने पास रख लिया था दीवानी वाला पॉइंट, तो कि भाई रेवेन्यू का काम है वो तो मैं करूंगा। और ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी को यहाँ के ये पर्टिकुलर जगह का जो रेवेन्यू का कलेक्शन का राइट है दीवानी का वो मिल गया था। लेकिन निजामत वाला काम जो है वो कंपनी ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रखा। रूल रेगुलेशन को मैनेज करना, रूल रेगुलेशन को मैनेज करना आपका निजामत है। तो यहाँ से आपके दो कीवर्ड है, निजामत का क्या मतलब है और दीवानी का क्या मतलब, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर पावर का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है, ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। ड्यूल गवर्नमेंट क्या होगी? दीवानी और निजामत वाला, ठीक है। क्लाइव ने ये स्टार्ट की थी और क्लाइव के बाद में आपका जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर आएगा उसने आपको इसको, वारेन हास्टिंग ने इसको बंद कर दिया था, ड्यूल गवर्नमेंट। इसको ड्यूल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, दीवानी और निजामत वाले, ठीक है। अब इस ड्यूल गवर्नमेंट की वजह से नुकसान क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन, एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपनी के सर्वेंट के बीच में, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन होने लग गया। एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन होने लग गया, किसानों को परेशान करने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअल में होना चाहिए था कंपनी का फायदा, लेकिन यहाँ कंपनी तो डूबती जा रही है, लेकिन उसके जो सर्वेंट है वो फ्लरिश करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करप्शन की वजह से ये कंपनी तक रिटर्न नहीं देते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कंपनी के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन लाने की कोशिश करती है, ताकि ये है कंपनी की बैंकरप्सी जो है ये घट जाए, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला आपका जो बैंकरप्सी से रिलेटेड इसको घटाने के लिए पहला लॉ लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका, ये कंपनी रूल के अंडर में आता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, कंपनी रूल। और ये आपका टाइम पीरियड है 1773 से लेके 1858 तक आपका कंपनी रूल जो चला था। उसके बाद में 1857 की रिवोल्ट के बाद में क्राउन का रूल है वो स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे मैं यदि बात करूँ तो कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेज हुआ है। एक तो आपका यहाँ पे नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आपका गवर्नर ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसका नाम चेंज करके क्या ट्रांसफर कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जा सकता है किस एक्ट में? हालांकि ऐसे क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। इस बार यूपीएससी के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन आया, वो आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा इन्हीं एक्ट में से, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत बना था? तो आपको ये ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ में इन्होंने क्या किया? एक काउंसिल भी बना दी 4 मेंबर की। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विथ 4 अदर मेंबर्स। ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना कौन? वारेन हास्टिंग्स। वारेन हास्टिंग। तो ये भी आपके एक स्पेसिफिक चीज़ है, जो जो स्पेसिफिक चीज़ होगी वो मैं आपको गोले में बता दूंगा, है ना। फिर उसके बाद में था गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास नाउ वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इनको अलग से पावर नहीं दी गई। अब ऐसे मान लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके अंडर में दोनों काम करेंगे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ये दोनों इसके अंडर में। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया इनका, जो यहाँ पे काम करने का स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है? वारेन हास्टिंग है वो यहाँ पे पहला रूलर बना था, मतलब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो ये बना था। अपन इसके अंदर इसको पर्टिकुलर हाईलाइट कर लेते हैं। और बॉम्बे और मद्रास है इसके अंडर में काम करते थे। और किस से ट्रांसफ़र हुआ था? गवर्नर जनरल से ट्रांसफ़र होके, जो इसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला करते थे उसको अब क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बाकी आपके अंदर इसमें से पूछे जाने लायक कोई क्वेश्चन है नहीं। फिर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो है कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता के अंदर। और ये इस्टेब्लिश हुआ कब था? ये 1774 को हुआ था। 1774 के अंदर ये कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर कौन कौन थे? 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज। एक चीफ जज था और आपका 1+3 है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आगे कोई ये एक 1781 का जो है अमेंड हुआ था, उसके अंदर आपका कुछ नहीं है, कोई खास आपसे पूछे जाने वाली चीज़ है नहीं जो आगे इसमें से पूछ ले, ठीक है। फिर अपन अगले आते हैं सेकंड वाले पे, पिट्स इंडिया एक्ट। ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
इस टाइम आपका ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम मैं लिख देता हूँ, पीएम ऑफ ब्रिटिश, उसके नाम पे ही ये बना हुआ है, जिस विलियम पिट, विलियम पिट, दैट्स वाई इट दिस एक्ट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ड्यूल कंट्रोल सिस्टम था, इट इस्टेब्लिश द ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये दोनों हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से मैनेज करेगी। तो कंपनी ने क्या किया, ओवरऑल ब्रिटिश पोजीशन के लिए जो इंडिया की टेरिटरी थी वो उनका नाम दे दिया गया, ये ब्रिटिशर के पोजीशन में इंडिया की जो टेरिटरी और स्टेट थे वो। और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई है, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुए हैं, नई ये काम है, नई पोस्ट है, आप इस तरीके से कह सकते हो। इनके काम क्या है वो देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा उसका काम है आपका कंट्रोल ओवर द कंपनी सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये आगे एक एक्ट में और डिस्कशन होगा, वहाँ पे भी ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, पैसेस रिलेटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर ऑफ द प्राइवी काउंसिल, ये इसके अंदर कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। एक और था जो सीक्रेट कमेटी थी 3 डायरेक्टर की, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टच में रहते थे। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट काम होते, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर ऑफ कोर्ट, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 2 यहाँ पे आपके स्टार्ट हुए। उसके बाद में गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल को ऐसा कहते हैं, द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज रिड्यूस टू 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ, कमांडर यानी कि आर्मी वगैरह को मैनेज करने वाला। इनमें से पहला एकमात्र बंदा था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको पावर ऑफ बोथ द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ दोनों साथ दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरलशिप दोनों को एक साथ दी गया था, और इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। फिर आता है 1793 का एक्ट, इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम कुछ हुआ नहीं है। जैसे देख लेते हैं एक बार, एक्सटेंशन ऑफ पावर टू गवर्नर जनरल, मतलब सिर्फ पावर बढ़ाई है, ओवर राइडिंग पावर हो गई, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था इसी टाइम में अपनी काउंसिल के ऊपर। ठीक है, जितने भी फ्यूचर जो गवर्नर जनरल या गवर्नर होंगे प्रेसिडेंसी के, उनकी काउंसिल के ऊपर है पावर थोड़ी सी बढ़ा दी। सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट का इसमें देखें, द रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड, यानी कि पीछे से आपको जो रॉयल अप्रूवल है वो लेनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, पेमेंट ऑफ ऑफिशियल की यदि मैं बात करूं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, ये थोड़ा सा का आपका ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, एक ये है, द कंपनी वाज ऑल्सो आस्क्ड टू पे 5 लाख पाउंड एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अंदर कंपनी से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, फिक्स अमाउंट आपका जो 5 लाख पाउंड है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ेंगे, जो भी नेसेसरी एक्सपेंस घटाने के बाद। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813, तो ये काफ़ी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट जो है 1813 का। वैसे देखें तो इसके अंदर क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि एंड ऑफ कंपनी मोनोपोली, कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स कमर्शियल मोनोपोली एंड अनडाउटेडली सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन, और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रूल रेगुलेशन लिखा था उसकी मोनोपोली खत्म हो गई। लेकिन यहाँ मोनोपोली किसकी बच गई, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, ये बाकी रह गई थी, बाकी हट गई। फिर दूसरा आपका एजुकेशन से रिलेटेड एकमात्र जो है आपका यहाँ पे फंड मिला है 1 लाख एनुअली। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको नॉलेज को प्रमोट करना है और एजुकेशन से रिलेटेड। आपको एक्ट में पूछा जा सकता है किस एक्ट के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है, ये एजुकेशन के लिए अमाउंट है वो फिक्स किया गया है, तो आपका कौन सा है, 1813 का जो एक्ट है वो। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसा भी है, मतलब ये तो हो गया एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एक्ट के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज को, भाई जो लोगों को इनलाइटन करते थे उनको भी अलाउ कर दिया गया था, इसमें मेंशन करते हूँ, ये पूछी जा सकती है। क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है किस एक्ट के अंदर सबसे पहले अलाउ किया गया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था। ठीक है, किस एक्ट में, 1813 वाले एक्ट के अंदर। उसके बाद में मेन आपको इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म हो गई, सिवाय चाइना के साथ में आपका ट्रेड का बाकी था, चाइना एंड चाय का जो ट्रेड था टी, ये, और उसके बाद 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया। यही आपका 1813 के अंदर सिग्निफिकेंट चीज़ें थी।
फिर आपका आता है 1833, जो इस बार यूपीएससी ने भी पूछा था 1833 के अंदर से क्वेश्चन। यहाँ आते आते कंपनी की जो ट्रेड विथ चाइना और जो टी की जो मोनोपोली थी वो भी खत्म हो गई। तो ओवरऑल जो कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई थी 1833 के अंदर, मोनोपोली कंप्लीट तरीके से खत्म हो गई। फिर आता है आपका रेस्ट्रिक्शन जितने भी थे छोटे मोटे वो हटा दिए, और ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आज इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीएससी के अंदर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बंगाल से ट्रांसफ़र कब हुई, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ये गवर्नर जनरल का काम या नाम जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब किस एक्ट में पड़ा था, ये यूपीएससी 2023 ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। तो ये आरएस में भी पूछा जा सकता है, यदि यूपीएससी टच किया है तो आरपीएससी भी टच कर ही सकती है इस क्वेश्चन को। ही वॉज गिवन द पावर टू सुप्रिंटेंडेंट कंट्रोल डायरेक्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ द कंपनी। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जितने भी इसके अंडर में, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी एक्सपेंडिचर वगैरह है वो सारे इसके हाथ से जाने हैं। और ये बंदा कौन था? विलियम बेंटिक, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक है। और 1833 एक्ट जो है इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आपको मेंशन कर देता हूँ, सेंट हेलेना एक्ट, क्योंकि नेपोलियन वाला जो है उसके बाद का है ये। पहले वाला नेपोलियन का थोड़ा सा रोल था, इसमें यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है। सेंट हेलेना, सेंट हेलेना एक्ट 1833, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है सेंट हेलेना एक्ट कौन सा है सीधा ही, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है। और इस एक्ट के अंदर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक पहला स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम, सेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है। और फिर इसके अंदर देखें तो इस एक्ट के अंदर स्लेवरी भी अबोलिश हुई थी, अबोलिस्ड स्लेवरी, बंधुआ मजदूरी टाइप में, है ना, स्लेव जो फंक्शन थे। और एक चीज़ और है, पहले ये पूरा डिस्कस कर लेते हैं फिर बताते हैं। एक लॉ कमीशन बनाया गया यहाँ पे, और एक चौथा ऑर्डिनरी मेंबर जोड़ा गया। इसको परमानेंट नहीं किया है, अभी आगे परमानेंट होगा दूसरे एक्ट के अंदर, और ये लॉर्ड मैकॉली है, इसका अपॉइंट हुआ था फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर लॉ कमीशन के अंदर। अब एक दो चीज़ें हैं, एक आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ आते आते थोड़ा सा भेदभाव है वो कम हो गया था अंडर कंपनी के अंडर में कोई खास डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में बंद हो गया था, ऑन रिकॉर्ड। बाकी तो रील और रियल लाइफ तो अलग होती है, बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कलर वगैरह एट्सेट्रा, इसके बेसिस पे यहाँ पे किसी को भी डिनाइड नहीं किया गया था। इंडियन लॉज वगैरह है वो भी इसी टाइम में कोडिफाइड हुए थे आपके। ठीक है। और गवर्नर जनरल के अंदर मैकॉली को नया आपका जो है लॉ मेंबर भी इसी में जोड़ा गया था। ठीक है। और ये आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एज ए कमर्शियल बॉडी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट हो गई। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के अंदर है सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं, इंडियन लॉज वगैरह है कब कोडिफाइड हुए थे, किस लॉ के अंदर कोडिफाइड हुए थे, और किस एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को अपनी लेजिस्लेटिव पावर से छुटकारा दे दिया गया था। ठीक है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपका ये इसके अंदर 1833 के एक्ट में आते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका अगला एक्ट है जो 1853 का। अब यहाँ पे कंपनी के ट्रेड की सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे एक फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर जो है, अब इसको हमने क्या किया, कौन था फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर? लॉर्ड मैकॉली। इसको अब लॉ मेंबर है इट बिकम द फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक तो ये चेंज हुआ। ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर विंग केम टू बी नोन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम है, पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कब पड़ा, किस एक्ट में पड़ा? 1853 के अंदर। काउंसिल के साथ में 6 नए मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसलर के नाम से जाने गए। तो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट करने का जो काम है वो आपका इसी फंक्शन के अंदर हुआ था। गवर्नर जनरल काउंसिल है
तो फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट किए गए। 6 नए मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसलर जो है वो काउंसिल में जोड़े गए। यानी कि ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसका नाम दे दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो एक तरीके की मिनी पार्लियामेंट की तरीके से काम करती थी। ठीक है, फिर इसके अंदर आपका एक ओपन कंपटीशन भी स्टार्ट हुआ था। इस एक्ट के अंदर आपका एक ओपन कंपटीशन भी स्टार्ट हुआ था। ये ओपन कंपटीशन भी इसमें स्टार्ट कर दिया गया था। जो आपका कमेटी बैठी थी इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर 1854 के अंदर, मैकॉली कमेटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैकॉली कमेटी भी। फिर इसके बाद में फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया वो आपका स्टार्ट हुआ। पहली बार यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन है स्टार्ट हुआ किस एक्ट के अंदर? 1853 के अंदर। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट में हुआ? 1853 के अंदर। 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ 4 मेंबर। इस लोकल रिप्रेजेंटेशन में 4 मेंबर की यदि मैं बात करूं तो 4 मेंबर्स ये कहाँ कहाँ से थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड फोर्थ वाज फ्रॉम आगरा। ये 4 मेंबर है इसमें स्टार्ट हुए। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। 4 वर अपॉइंटेड बाय दीज, 6 में से 4 ये थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन अगला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ तक आपका कंपनी का रूल था। इसके साथ में आपका जो रूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्राउन रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आते आते क्वेश्चन है जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के, जो 1858 का एक्ट है उसके बाद से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। पहले वाले में तो सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आपका। और 1858 का एक्ट है आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1857 की रिवोल्ट भी अपने सिलेबस में है। तो रिवोल्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है उसके बाद में चेंजेज क्या है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये प्री और मेंस के अंदर दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब 1857 की रिवोल्ट जो है कंपनी को एक्सपोज करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई थी। और इसी तरीके से ब्रिटिश क्राउन को जब पता लगा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मैनेजमेंट है उसको अबोलिश करके ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ले लिया। इसके जो फीचर है अपन देख लेते हैं। उस टाइम क्वीन थी तो हर इंडिया विल बी गवर्न बाई हर मैजेस्टी। एंड ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? वायसराय के अंदर। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ विल बी ए वायसराय। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है किस एक्ट के अंदर है इनकी जो ये पोस्ट का नाम है वो चेंज हुआ था? और ये वायसराय को कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फिर हमने एक एक्ट के अंदर देखा था, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने सबसे पहले कौन से में देखा था? BOC एंड COD। ये दो जो है इनको अबोलिश करके डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम, और हमने क्या बनाया था? SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका ऑफिस लंदन में होगा, नया ऑफिस है। और वो ओवरऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और उसकी वो इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा और वो ओवरऑल है इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी। और यहाँ पे एंड इज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वो जो बंदा होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज असिस्टेड बाय द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश। यानी कि SOS प्लस 15 मेंबर, ये नया काम है यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज मेड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंडिया की काउंसिल होगी उसका चेयरमैन वही होगा। ठीक है, और भी अपन इसमें कुछ देखें आपका तो ड्यूल रोल है इसके अंदर ख़त्म हो गया था आपका। और एक चीज़ आपको बतानी है मेरे को, जो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये किस में बने थे और यहाँ आते ये ख़त्म हुए हैं, तो आपको बताना है कि किस एक्ट के अंदर ये बने थे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क सा रहेगा, ओवरऑल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आपका कंपनी रूल के अंदर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं गवर्नर जनरल जो थे उनके अंडर में क्या रिफॉर्म हुए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था एक बार, तो ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है गवर्नर जनरल से। वैसे आपको मैं एक गवर्नर जनरल से रिलेटेड एक वीडियो अलग बना के दूंगा बहुत जल्दी। ही अबोलिश द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट, ये वैसे NCERT 8 क्लास में भी मिल जाएगा हिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट, सर्किट कोर्ट स्टेब्लिश किए जैसे कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट है स्टेब्लिश किए थे उनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है।
कॉर्नवालिस कोड बनाए गए थे जिसके अंदर रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया। यूरोपियन सब्जेक्ट जो थे वो भी अपने अंडर ज्यूरिसडिक्शन में ले लिया। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब लीगल एरिया जहाँ पे पावर एक्सरसाइज की गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अब सिविल कोर्ट के अंदर आंसरेबल रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ लॉज वॉज इस्टेब्लिश, यानी कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है सोवरेनिटी। विलियम बेंटिक के अंदर में देखें तो इसने क्या किया, जो 4 सर्किट कोर्ट है, अब ये आपका इमीडिएटली यदि आपने ध्यान दिया है तो ये आपका होम इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश किसने किए थे और कहाँ पे किए थे। विलियम बेंटिक ने इसको खत्म कर दिया था। ये काम विलियम बेंटिक ने किसको सौंप दिया, कलेक्टर्स को। कलेक्टर्स की थोड़ी पावर है वो बढ़ा दी थी। फिर एक नया सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में इस्टेब्लिश किया गया जो अपर प्रोविंस के लोगों के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज रिप्लेस पर्शियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द शूटर वाज नाउ प्रोवाइडेड द ऑप्शन टू यूज पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज इन, दोनों ही ऑप्शन, जो शूट करने वाला है उसको दोनों ऑप्शन दे दिए गए। CPC 1859, IPC 1860 एंड CPC CRPC 1861 है, ये प्रिपेयर किए गए रूल कोडिफिकेशन के अंदर। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, कौन से ने गवर्नर जनरल के अंडर में हुए थे, थोड़ा सा टाइमलाइन भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है काउंसिल एक्ट। इसके अंदर गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर कुछ चेंज हुआ है। इसके अंदर क्या क्या, लेजिस्लेशन की जो पावर है पहले मद्रास और बॉम्बे की, वो जो छीन ली गई थी वो अब वापस दे दी गई। 1861 के कुछ फीचर बताऊं मैं आपको, तो पहली बार इंडियन वर एसोसिएटेड विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहली बार इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर कब शामिल किया गया। कुछ इंडियन जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर जो काउंसिल ऑफ वाइसराय की थी उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ इंडियन को भी उसमें डाला गया। 3 इंडियन वर सिलेक्टेड, यहाँ से आपका फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसके अंदर लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल के अंदर थे। जो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था उसकी काउंसिल के अंदर कौन कौन थे, तो एक राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनाकर राव, ये 3 लोग हैं उसकी काउंसिल में थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज इनिशिएटेड एज पावर वाज रिस्टोर्ड टू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी की टाउन की जो पावर थी वो छीनी गई थी, अब वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद में आपका आता है जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल के अंदर, कब, 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर 1886 के अंदर, पंजाब के अंदर 1897 के अंदर ये स्टार्ट हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। फिर आता है इसके अंदर वायसराय को ऑर्डिनेंस इश्यू करने के लिए, आज के टाइम जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर है, उसी तरीके से वायसराय को उस टाइम में ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर दी गई। ठीक है, और वही आपका आज के टाइम में जो 6 मंथ एंड 6 वीक मैक्सिमम टेन्योर है वही आपका उस टाइम में भी था। ठीक है, तो ये आपका 18 जो आपका काउंसिल एक्ट था आपका 1861 का। अब हम डिस्कस करेंगे आगे का जो काउंसिल एक्ट है 1892 का। यहाँ पे क्या है, ओवरऑल क्या है, साइज बढ़ा दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया है उसकी साइज बढ़ा दी गई और इसके फीचर अपन देखें। दिस एक्ट इंक्रीज द सीट्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के अंदर है सीट इंक्रीज कर दी। ठीक है, और उसके बाद में पावर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की इसने इंक्रीज कर दी। ठीक है, क्यों, सबसे पहले पावर में दिया गया था आप बजट को डिस्कस कर सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो। नॉमिनेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और इसको रिकमेंड कौन करेगा, वायसराय रिकमेंड करेगा उसके बेसिस पे। एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे रिकमेंडेशन से आपके इसके अंदर अपॉइंट करेंगे। और इसके अंदर कुछ खास है नहीं, जो ये एक्ट है आपका 1892 वाला। 1892 के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, इसमें से 1892 में तो कम ही चांसेज है क्वेश्चन बनने का। 1892 के अंदर तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई सिंपल सी भाषा में देखें तो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन विथ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इंडियन वांटेड मोर रिफॉर्म्स, गोखले मेट विथ मोरले इन इंग्लैंड, अश्योर्ड हिम ऑफ फर्दर रिफॉर्म, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोखले के मिलने के बाद में आगे का जो पोर्शन आता है मोरली मिंटो रिफॉर्म आता है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इलेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डिस्कशन हुआ है। अब अपन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार पूछा जा सकता है। 1919 का तो वैसे पूछ लिया, 35 का पूछ लिया, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1909 का ही बचा है, इस बार इसके आने के चांसेज पूरे हैं। तो गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का थोड़ा सा ध्यान रखना। मोरली और मिंटो
पहले तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपना जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से ही है। एक ऑप्शन आपका इसमें दे रखा है। यहाँ पे मोरले कौन है? लॉर्ड मोरले, ये कौन है? मोरले है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS, एंड मिंटो है आपका वाइसराय। मिंटो है आपका वाइसराय। तो ये दो लोग हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो तीनों एक्ट है आपका 1909, 1919 और 1935, इसको तो बाई हार्ट आपको एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन है वापस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे यदि अपन देखें तो इसके अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेंटर और प्रोविंस दोनों के लिए थोड़ी सी साइज और बढ़ा दिया। नंबर ऑफ मेंबर जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उसको बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया, 16 से जो 16 to 60 कर दिया गया, ठीक है। ऑफिशियल मेजोरिटी जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो रिटेन कर दी गई और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन भी यहाँ पे बढ़ा दिया, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो उनके मेंबर्स को कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार हो गया था। जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे बजट डिस्कस नहीं कर सकते थे पहले, अब यहाँ पे आते आते आप क्या कर सकते हो, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय विद गवर्नर, तो उस एसोसिएशन के अंदर आपका फर्स्ट इंडियन ने ज्वाइन कौन करता है, फर्स्ट वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाला बंदा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एंड द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर, जो पहली वायसराय था उसके अंदर आपका ये स्टार्ट हुआ। फिर आता है इट इंट्रोड्यूस द कम्युनल सिस्टम। कम्युनल सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस होता है मुस्लिम्स के लिए, और कम्युनलिज्म को इसने रिकॉग्नाइज किया, लीगलाइज भी किया। लॉर्ड मिंटो जो था उसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे मुस्लिम प्रोविंस के लिए अलग से जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड का काम स्टार्ट हुआ था। सेपरेट कम्युनल सिस्टम के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार। तो लॉर्ड मिंटो है, उसको हमने क्या बोला, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मिंटो एंड मोरले रिफॉर्म ऑल्सो गेव अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। यानी कि ये बिखेरने के अंदर है। सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होता है जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, ये यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो गया था मिंटो के अंदर, ठीक है। लॉर्ड मोरले मिंटो वाला एक्ट है जो, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोरले कौन था, मिंटो कौन था? यहाँ पे यदि अपन देखें तो एक तो इसके अंदर ये जो सीट है वो इंक्रीज कर दी गई थी, मेजर पहला काम है। यहाँ दूसरा आपका ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, यहाँ पे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे और इनको लॉ मेंबर बनाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हुआ, कम्युनल सिस्टम स्टार्ट हुआ, और इस मिंटो को है हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, और कुछ लोगों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। फिर आता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये 1919, इसको जैसे कि देखें अपन ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनेक्ट किया गया, उसको फोर्स में लाया गया 1921 के अंदर, कैम इनटू फोर्स इन 1921, कैम इनटू फोर्स 1991 के अंदर। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था यहाँ पे, मॉन्टेग्यू था SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड यहाँ पे कौन था, वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, वायसराय ऑफ इंडिया कौन था। पीछे वाले में भी मोरले मिंटो है, उसमें भी आपको ध्यान रखना, लॉर्ड मोरले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मिंटो जो था आपका वायसराय था। तो दो चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और एक आपका क्या है, वायसराय है। तो मोरले एंड मिंटो, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो पहले है और मिंटो है जो वायसराय बाद में। इधर ही भी आपका देखोगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू पहले है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड आपका जो है वायसराय बाद में है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। सेंट्रल का जो कंट्रोल थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया यहाँ आते आते, और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है।
इसने क्या किया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जितने भी थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रांसफर्ड और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड। ये दो आपका डिवाइड कर दिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है एडमिनिस्टर करेगा कौन, गवर्नर, उसके अंडर में मिनिस्टर जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और दूसरा आपका है रिजर्व्ड सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कोई आंसरेबल नहीं है, विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व सब्जेक्ट ये डील करेंगे। पहली बार ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज डायरची सिस्टम स्टेब्लिश किया गया था इसमें। तो पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्रिमिनल वॉयलेंस है, सॉरी क्रिमिनल इलेक्ट्रोड जो है कौन से एक्ट में लेके आए थे, तो आपका मॉर्ली मिंटो है। और सबसे पहले डायरची सिस्टम है वो किस में स्टार्ट हुआ, तो आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है। ठीक है, बाई कैमरलिज्म यानी कि मोर देन वन हाउस, बाई कैमरलिज्म है वो स्टार्ट हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया के अंदर आपके स्टार्ट हुए सबसे पहले। जो फर्स्ट टाइम वाली जो चीज़ें होती है ना कि भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अब वो रिप्लेस हो गई किससे, अपर और लोअर से। आज के टाइम जो अपर हाउस और लोअर हाउस है ना उसी तरीके से वो रिप्लेस हो गई। मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर वर सिलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, तो इलेक्शन वाला सिस्टम, मतलब यहाँ आते आते आज के टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें से कुछ सिमिलरिटीज आप देखोगे। 6 मेंबर जो थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, उसमें 3 जो है इंडियन को ले लिया, 3 आउट ऑफ 6। कमांडर इन चीफ के अलावा 3 इंडियन हो गए। उसके बाद में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, फर्दर एक्सटेंड कर दिया किस कम्युनिटी के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए भी स्टार्ट कर दिया। तो मुस्लिम्स के लिए तो स्टार्ट हुआ था 1909 के अंदर, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए स्टार्ट हुआ था 1919 के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से आते आते वो मतलब आपस में लड़ाने वाला सीन है यहाँ पे कर दिया इन्होंने। वोटिंग राइट जो है वो लिमिटेड नंबर में ही दे रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रॉपर्टी, टैक्स कलेक्शन और एजुकेशन के बेसिस पे ही सबको नहीं दिया था, सिर्फ इन्हीं 3 बेसिस के ऊपर इनको वोटिंग राइट दिया गया था। एक नया हाई कमिश्नर जो इंडिया के लिए है वो लंदन में क्रिएट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको वहाँ पे कुछ फंक्शन भी ट्रांसफर किए गए। एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ इस एक्ट के साथ में, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1926 में हुआ था। आज के टाइम में जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये घूम फिर के नाम आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जेपीएससी भी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे राजस्थान का है आरएएस हो गया, हरियाणा का एचएएस हो गया, इस तरीके से हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है यूपीपीसीएस हो गया। ये जो सारे हैं स्टेट वाइज जो है सारे के सारे आज हुए हैं, वो पहले इसकी जो स्टेट जो है वो स्टार्ट इस 20s के अंदर हुई है आपका। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपका 1920s में हुआ आपका, और ये आज के टाइम आप देख ही रहे हो जैसे बीपीएससी है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, एचएससी है। ठीक है, तो ये सारे आज जो है उनका जो मतलब जो प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट वहाँ पे हुआ था। आज स्टेट के नाम पे हम अलग अलग देख रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट टाइम ये भी हुआ था, प्रोविंशियल बजट जो है उसको सेपरेट किया गया, सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑल्सो ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट बजट, यानी कि यहाँ आते आते बजट से रिलेटेड काफ़ी पावर अपने को मिल गई थी। तो ये इसके अंदर इतना सा था, और इसके अंदर ये जो जो पॉइंट आपके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक स्टैट्यूटरी कमीशन भी है, इसको अपॉइंट किया गया था, लाइक हर 10 साल बाद में काम का जो वर्किंग स्टेटस है वो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इसी एक्ट के बेसिस पे आपके बाद में जैसे कि साइमन कमीशन आया था 1927 के अंदर, नवंबर 1927 के अंदर आपका साइमन कमीशन आया। 7 मेंबर का एक ग्रुप था, स्टैट्यूटरी कमीशन था, उसका चेयरमैन था सर जॉन साइमन, और वो इंडिया के ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड रिपोर्ट लेके आया था। तो ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर आपका इसी एक्ट के बाद में आपका कम्युनल अवार्ड जो है, 2-3 चीज़ें हैं जो अपन मेंशन करें तो कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 इसके अंदर आपको जो देखना है, एक तो आप देख लेना, वैसे तो मैं हिस्ट्री में बताऊंगा। साइमन कमीशन नंबर 1। नंबर 2 पे आप इसमें देख सकते हो कम्युनल अवार्ड। ठीक है, ये 2 आप चीज़ इसमें देख सकते हो। कम्युनल अवार्ड 1932 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उस टाइम में रामासाहेब मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी जो माइनॉरिटी के लोग हैं। ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड है वो स्टार्ट किया था, और उन्हीं को सेटलमेंट करने के लिए जैसे गांधी जी नाराज हुए थे, और पूना पैक्ट इसी के लिए साइन हुआ था। तो आप कम्युनल अवार्ड के साथ में भी आप क्या देख सकते हो, पूना पैक्ट को भी आपको गो थ्रू करना है, पूना पैक्ट क्या था। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी गो थ्रू करनी है। फिर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से हमारा 40% कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत सिमिलरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दिस एक्ट वॉज डिटेल एंड हैज 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। मैं यदि बात करूं फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों होंगे। द पावर वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आज के टाइम में जो आपके क्या है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट जो है वो आपका प्रोसीजर लिस्ट सिस्टम है, वो किस एक्ट में हुआ, 1935 वाले सिस्टम में स्टार्ट हो गया था। वायसराय जो है उसको रेसिड्यूरी पावर मिल गई थी, बट द फेडरेशन डिड नॉट हैपन, कोई फेडरेशन या गठबंधन इस टाइप का नहीं हुआ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो स्टेब्लिश की गई, किसकी जगह पे, डायरची की। और डायरची इंट्रोड्यूस किस एक्ट से हुआ था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताओगे किस एक्ट से डायरची स्टार्ट हुआ था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंस के अंदर स्टार्ट हो गई। गवर्नर को है एड एंड एडवाइस के बेसिस पे एक्ट करना होता था, जो आज के टाइम में कर रहा है एड एंड एडवाइस पे मिनिस्टर वगैरह की, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये 1937 में इफेक्टिव हुआ और इसको 1939 के अंदर डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म यानी कि 2 हाउस का इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, सब में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि सब में ही आपका बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था, 11 प्रोविंस में नहीं, 6 में हो गया था, बाकी 5 में नहीं हुआ था। Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Province were made bicameral consisting of upper house and lower house। जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोअर हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और ये जो 6 आपके प्रोविंस है, यहाँ पे बाईकैमरलिज्म स्टार्ट हुआ था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली वाले में आप करेक्शन कर लेना, ये आपका जो है लोअर हाउस है, ये जो है यहाँ पे आपका लोअर हाउस है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फिर आपका आता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससी, वीमेन एंड वर्कर्स, लेबरर्स, यानी कि कम्युनिटी बेसिस पे है ना, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले 1909 के अंदर मुस्लिम को दिया, फिर उसके बाद में आपको दूसरे लोग जो बच गए थे, सिख है, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को दे दिया। अब यहाँ पे SC ST के जो SC है, वीमेन है और उनको वर्कर्स है, इनको भी दे दिया। काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसको अभी स्टेब्लिश कर रहे हैं। वोटिंग राइट है वो थोड़े से बढ़ा दिए, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट के थ्रू आपका इसी टाइम में स्टेब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस करता है बाद में, फेडरल कोर्ट है 1937 के अंदर स्टेब्लिश करते हैं। और नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टार्ट हुआ है। जॉइंट पब्लिक, जैसे मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया था ना, यहाँ से आपका सिस्टमेटिकली स्टार्ट हो गया था 1930s के अंदर। जैसे मैंने आपको 20s बोल दिया था, 1930 से स्टार्ट हुआ था, तो उसको करेक्शन कर लेना आप, है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है आपका, तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि भैया एक तो 3 लिस्ट वाला सिस्टम आया था, उसके बाद डायरेक्ट सिस्टम जो है उसको रिप्लेस किया गया। यहाँ पे कुछ 6 प्रोविंस के अंदर है, अपर हाउस लोअर हाउस वाला कंसेप्ट हुआ, और किस पर्टिकुलर सेक्शन को है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल कोर्ट है, ये सारे किसके थ्रू आए थे वो आपको ध्यान में रखना है। देन लास्ट दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो इसके सीधे अपन एक्ट ही याद कर लेते हैं, एक्ट को ध्यान में रख लेते हैं, वैसे तो आप हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। 28 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, उसने बोल दिया ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो 30 जून को एंड हो जाएगा 1948 को। लेकिन ये खत्म क्या हुआ, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंट बेटन पुट ए पार्टीशन प्लान नोन एज इन माउंट बेटन प्लान, और उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया इंडिया और पाकिस्तान के बेसिस पे। उसके बेसिस पे हमने आगे प्रोसीड भी कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, इट एंडेड, इस एक्ट के साथ में ही ब्रिटिश रूल जो इंडिया के अंदर है वो खत्म हो गया और इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरिन स्टेट बन गया। ऑनवर्ड्स कहाँ से, 15 अगस्त 1947 ऑनवर्ड्स थे, ठीक है। और उसने पार्टीशन ऑफ इंडिया और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, जिसके अंदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सिसेड करने का भी अधिकार है आपको, और वो बना दिया। इसने जो ऑफिस ऑफ वॉयसराय है, ऑफिस ऑफ वॉयसराय जो उसको अबोलिश करके गवर्नर जनरल है दोनों प्रोविंस के लिए दे दिए।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोनों डोमिनियन की, वो लोग आप फ्रेम कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने रेस्पेक्टिव के लिए, और आप जो चाहो जिस हिसाब से कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दोनों साइड की थी उसको बोला गया आप अपने रेस्पेक्टिव टेरिटरी के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राफ्ट कर सकते हो, आप इन्फोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर, जो इसके फंक्शन जितने भी थे इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉमनवेल्थ तक कर दिए। हिज मजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिया इन पाकिस्तान, यानी कि अपना यहाँ से छुटकारा हो गया। फिर आता है आपका इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट इधर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये भी एक उन्होंने ऑप्शन दे के छोड़ दिया था, जिसके अंदर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर का कुछ इश्यू हुआ था, वो भी है, बाद में देखेंगे अपन। अब यहाँ पे टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, ये भी आपका वहाँ से ड्रॉप हो गया। और इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्टेज, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए था उसको भी यहाँ से बंद हो गया। सो ओवरऑल द मेंबर ऑफ सिविल सर्विस अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे, बट आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये स्ट्रोक जो मिडनाइट स्ट्रोक है 14 to 15 अगस्त को है, और ओवरऑल हमारे जो एक साइड में प्रोविंस जो इंडिया बना और दूसरी साइड में आपका आज़ाद होके पाकिस्तान बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तीन जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है यदि मैं डिस्कस करूँ कुछ यहाँ से। तो एक तो आपको जो एक्ट है, पर्टिकुलर एक्ट का मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा एक्ट आपको मतलब बाई हट तैयार ही रखना है, कोई भूलने का कोई चांस ही नहीं है, या आप भूल ही नहीं सकते। तो देखो शुरू वाले दो जो एक्ट है, एक तो हो गया आपका 1773 का एक्ट है, उसको आप अच्छे से देखना। फिर उसके बाद में 71 वाला आप छोड़ सकते हो। फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके अंदर जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हैं वो। उसके बाद आप सीधे सीधे आ सकते हो 1813 वाले में, 33 के अंदर। ये तो चार देखने कंपनी वाले में। 1857 का तो रिवोल्ट के साथ ही अपन करेंगे, जिसकी वजह से आपका 1858 का जो एक्ट आया था वो। फिर आपका ये जो लास्ट के तीन है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 1909, 1919 और 1935। इंडिपेंडेंस वाला तो क्या है, सब ध्यान में रखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस वाला तो हर किसी को आता है। कन्फ्यूज इन तीनों में आप ज़्यादा होंगे, 1909 और 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉर्ली मिंटो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले में आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं किसी और ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थीम बेस्ड स्टडी जो आपकी पॉलिटी है हर सेक्शन से आपकी कंटिन्यू रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है आप तक वीडियो है हम पहुंचा सकें। और बेल आइकन तो आप प्रेस करना ना ही भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास में ये बेल आइकन का जो है नोटिफिकेशन इसकी वजह से आ जाएगा और आप पीछे नहीं रहेंगे। तो अभी अपन लास्ट के शुरू में जो क्वेश्चन देखे थे उसके आंसर देख लेते हैं एक बार। आपने कमेंट सेक्शन में आई होप दिए ही होंगे आंसर। तो ये आपका जो पेपर है 2016 का, उसके अंदर आए हुए थे 36 नंबर क्वेश्चन है एक। तो ये इसका आंसर जो होगा आपका 2 होगा। आप देखो 1919 के अंदर जो है 1921 में फोर्सफुली हुआ था, सही है। मोंटेग्यू वाज सेक्रेटरी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, बताया ना आपको। दिस एक्ट सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सही है एकदम, ये दोनों ही सही है। और ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये वाला जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर आपका क्या बन गया, सेकंड। तो ओवरऑल आपका आंसर इसमें क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने आपने कमेंट सेक्शन में डाला है। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको मतलब दुख होने वाली जो चीज़ है ना, वो है आपका नोट नहीं पढ़ना। नोट नहीं पढ़ना, इनकरेक्ट नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा बाई हटली ध्यान रखना है। 44 के अंदर है जो आपका इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है यहाँ पे। इट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, देखते हैं क्या होता है। अबोलिश डायरची एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर प्रोविंस, ठीक है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वर अलाउड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ना ये गलत है, यहाँ पे नहीं था ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ गया 4, ठीक है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही और वीडियो के अंदर, तब तक आप सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।